नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीबीआई की पूछताछ में देशमुख ने लिया शिवसेना का नाम, उद्धव गैंग पर फोड़ा खुद को बदनाम करने का ठीकरा। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया इंसाफ, जासूसी केस में फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। देश में कोरोना ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड्स, 24 घंटों में 2 लाख से ज्यादा नए केसेस। अब जागे केजरीवाल, दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू। बिहार में हिंसा के नए वीडियो ने खोली ममता गैंग की पोल, लाठी डंडों के साथ दिखे टीएमसी के गुंडे। और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, हिंसक झड़प में 7 की मौत, 300 घायल। फ्रांस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने को कहा। सबसे पहले बात करेंगे वसूली गैंग में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से हुई सीबीआई पूछताछ के बारे में। सूत्रों की माने तो 8 घंटे से ज्यादा तक हुई इस पूछताछ में देशमुख ने सारा इल्जाम शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर मढ़ दिया। देशमुख ने बताया कि शिवसेना ने उन्हें फंसाने के लिए पूरी साजिश रची है। इस केस और आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन खुद को बचाने की फिराक में लगे देशमुख सीबीआई के 2 सवालों से घबरा भी गए और बौखला भी गए। डॉक्टर साहब, ये सवाल क्या थे? देशमुख कहां पर फंसे? देखिए, 2 बहुत ही सिंपल से सवाल थे। पहला सवाल ये था कि इनसे पूछा गया कि क्या वाजे आपको फोन किया करता था जी? तो उन्होंने कहा हाँ। झूठ बोल सकते नहीं, वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सारा डिजिटल डाटा उसका सीबीआई के पास है, एनआईए के पास है जी। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि क्या वो आपके घर आकर के मिलता था, क्या आप उसको बुलाते थे, कितना फ्रीक्वेंट वो आपसे मिलता था। अब इसमें भी छिपाया नहीं जा सकता। देखिए, जिस तरह से वाजे का पूरा वीडियो सीसीटीवी आ गया है, तो इसमें तो झूठ बोलने पे आप पकड़े जाएंगे। कोर्ट के अंदर आप झूठ बोलेंगे, इस तरह की चीजों में आप झूठ बोलेंगे, तो ये तो पहले से ही आप जो है लोगों का शक जो है वो पुख्ता यकीन में बदल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल किया गया कि उनसे ये पूछा गया, तो ये बताइए कि कौन से दुनिया में कौन सा गृह मंत्री एक अदना से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर से इतना फ्रिक्वेंटली मिलता है, वो मिस्ड कॉल करता है, आप उसको वापस कॉल करते हैं, माने मंत्री मिस्ड कॉल के ऊपर जवाब देता है, ये क्यों होता है? और इसलिए जब ये सवालों में ये उलझे तो अनिल देशमुख ने कहा कि ये एक राजनीतिक केस बनाया गया है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अब सवाल है कि ये राजनीति से प्रेरित होकर के कौन लोग इल्जाम लगा रहे हैं जी? अनिल देशमुख के ऊपर इल्जाम लगाने वाले 2 लोग हैं, एक सचिन वाजे है और दूसरा परमवीर सिंह है। ये दोनों ही शिवसेना के व्यक्ति हैं, शिवसेना के चहेते हैं। शिवसेना लगातार इनको डिफेंड करते आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो लाइन ऑफ डिफेंस है गृह मंत्री अनिल देशमुख का, वो ये है कि शिवसेना हमें फंसाने की कोशिश कर रही है जी। अगली खबर इसरो के मशहूर वैज्ञानिक नंबी नारायणन पर जासूसी का केस लगाने वाले पुलिस अफसरों से जुड़ी है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन पर लगे जासूसी के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जांच इस बात की होगी कि आखिर नंबी नारायणन के खिलाफ केस बना कैसे, और अगर ये केस झूठा है तो इसकी साजिश कैसे रची गई। कोर्ट के इस फैसले पर नंबी नारायणन ने संतोष जताते हुए बताया कि उन्हें उम्मीद है कि 1994 से उनके खिलाफ हो रहे अन्याय का अब अंत हो सकेगा। डॉक्टर साहब, क्या देश इतने बुरे दौर में भी था कि एक वैज्ञानिक पर पुलिस वालों ने झूठा केस बना दिया? इतने दौर में था, अभी भी है हम लोग। ये जो विपक्ष है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है, ये बार बार इस बात को हम लोग जो कहते हैं कि ये पैसे लेकर के देश के दुश्मनों से, पाकिस्तान से, चाइना से, पता नहीं किन किन एजेंसियों से, धर्मांतरण करने वाली अलग अलग एनजीओ से, ये लोग पैसे लेकर के देश को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं।
ये साजिश लगातार चल रहा है। ये ऐसे थोड़ी शाहीन बाग होता है, ये ऐसी थोड़ी वो जो टूल किट का मसला वो क्या है। ये तमाम ये जो सोशल मीडिया पे जो बवाल करने वाले, छाती पीटने वाला जो गैंग है, ये सब के सब देशद्रोही हैं, ये सब के सब वामपंथी हैं। और ये जो केस आया है इसमें वामपंथियों के मुंह पे जो कालिख पुतेगी वो दुनिया देखेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये केस है क्या। नंबी नारायण वो इसरो के सबसे जो कह सकते हैं होनहार वैज्ञानिक थे। ये जो रॉकेट्स ऊपर जाते हैं उसमें क्रायोजेनिक इंजन लगता है, पहले हिंदुस्तान के पास नहीं था। तो हम लोग खरीदा करते थे अमेरिका से, फ्रांस से। फिर 92-93 के आसपास रूस के साथ हमारी एक डील हुई 235 करोड़ रुपए की, कि जिसमें वो क्रायोजेनिक इंजन वो हमें देता। अब नंबी नारायण साहब ये हिंदुस्तान में ही वो लिक्विड प्रोपेलेंट वाला जो इंजन जो है, जो रॉकेट्स में जाता है, जो हिंदुस्तान वो डेवलप कर रहे थे। अब दो बातें हुई, जैसे ये मालूम चला तो उसमें वहां पे उस वक्त वामपंथियों की सरकार थी, ये सीपीएम सीपीआई वाले, ये वाम मोर्चा की सरकार थी। तो बताया ये जाता है कि फ्रांस और अमेरिका सीआईए के कहने के ऊपर इन लोगों ने इनको तबाह बर्बाद करने के लिए साजिश रची और इनको गिरफ्तार कर लिया। किस बात के लिए? तो भाई ये पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अरे भाई पाकिस्तान के पास कोई इस तरह का प्रोग्राम ही नहीं है, कोई स्पेस प्रोग्राम। ये कब की बात है? 92, मतलब 30 साल होने वाले हैं। एक जो है ना वो कागज का भी रॉकेट वो आसमान में नहीं भेज पाया है, क्योंकि वहां ये पाकिस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा था, उसका कोई स्पेस प्रोग्राम ही नहीं है। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान को बेच रहे, ये गद्दार है और मीडिया वाले ये चालू हो गए। ये वही लोग हैं जो बड़े बड़े एडिटर बन करके बैठे हुए हैं। ये वही लेफ्ट लिबरल कबाल के सारे लोग, बिना तथ्य, बिना जानकारी, बिना सच्चाई जाने हुए नंबी नारायण को जो है इन लोगों ने गद्दार, तो ये पता नहीं क्या क्या कर दिया। ये तो मोदी सरकार वापस आई है तो 2019 में इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया, सारे आरोप से बरी हुए। और आज का जो फैसला आया है ये पता करना बहुत ही जरूरी है कि ये जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी छाती पीटने वाला ये जो गैंग है वामपंथियों का, इनका क्या रोल रहा। इन्होंने किस हिसाब से पुलिस का गलत इस्तेमाल करके एक साइंटिस्ट को न सिर्फ जेल में डाला, उसको बदनाम किया, बल्कि हिंदुस्तान का वो जो क्रायोजेनिक इंजन वो बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको रोकने का प्रयास किया गया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि उसी वक्त फ्रांस और अमेरिका, हम लोग अमेरिका से खरीदते थे, फ्रांस से करते थे उस तरह की चीजें, तो वो पैसे हम लोग खर्च क्या करते थे। तो ये सस्ते में जो रूस दे रहा था, तो उस दबाव में आने के बाद 93 में रूस ने इस मसौदे को भी कैंसिल कर दिया था। फिर बहुत समय लग गए, उस तरह के इंजन को हिंदुस्तान ने डेवलप किया और आज हम फ्रांस, अमेरिका और इवन रूस और चाइना से हम लोग का जो स्पेस प्रोग्राम है वो दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे सटीक माना जाता है। और इस चीज को 30 साल तक रोकने की जो साजिश रची गई उसमें ये वामपंथी हैं, ये केरला के पुलिस के लोग हैं। अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने का वक्त आ गया है। जी, अब बात कोरोना से बिगड़ते हालात की। देश में कोरोना ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए केस और 1000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा बुरे हालात दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र के हैं, लेकिन इसके बावजूद महामारी पर डर्टी पॉलिटिक्स जारी है। एक तरफ केजरीवाल ने दिल्ली में पाबंदियां बढ़ा दी हैं और वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया है, दूसरी तरफ अब इस बेकाबू हालात के लिए कुंभ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कुछ तो कुंभ की तुलना तबलीगी जमात तक से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब कोरोना पर भी ऐसे ही करेंगे तो महामारी से कैसे छुटकारा मिलेगा? देखिए, ये जो गैंग है विपक्षियों का जी, ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अरे भाई, सबसे ज्यादा केसेस कहां से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से। कुंभ हो रहा है वहां, इलेक्शंस हो रहे हैं वहां। उत्तराखंड में, पूरे राज्य में जहां कुंभ हो रहा है, 1900 केस है
आज की तारीख का 1900, जहां कुंभ हो रहा है वहां 1900। अबे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? वहां क्यों आ रहा है इतना ज्यादा? वहां तो ना चुनाव है ना कुंभ है। केरल से क्यों आ रहा है? ना कुंभ है ना चुनाव है। पंजाब में क्यों आ रहा है? राजस्थान में क्यों आ रहा है? और वहां चोरी क्यों हो रही है? दवाइयों की, वैक्सीन की वहां चोरी क्यों हो रही है? तो ये दरअसल देखिए, ये जो दिमाग के अंदर वो जो जहर घुसा हुआ है ना, उसका ये इंपैक्ट है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई जब तबलीगी जमात वालों को पकड़ा गया था किस तरह से उनको विलेन बनाया गया था, अभी ये लोग फोटो डाल दे रहे हैं और ये कर दे रहे हैं। अरे भाई, वहां तो कोरोना के पेशेंट थे अंदर, हॉल के अंदर, और वहां यह कहा जा रहा था कि इलाज नहीं कराएंगे, ये जो है अल्लाह का दिया हुआ है। कोई बाहर नहीं निकल रहा था इसलिए उनको बाहर निकाला गया था, और ये चोरी छुपे भाग रहे थे, अपनी पहचान छिपा रहे थे। कई सारे विदेशी थे। कहां आप, माने कटहल और आम की तुलना करने में आप एक साथ जुड़ गए। माने बेवकूफी की कोई सीमा है? यहां लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, कौन है नहीं है सब रजिस्टर्ड है, कोई चोरी छुपे सारा चीज हो रहा है। लेकिन हां, ये बात अलग है कि स्थिति विकराल हो चुकी है, इसलिए सब लोगों को बाकायदा इत्तेहाद बदलने की जरूरत है। ये भीड़ भड़का जो है उसे अब रोकने का समय आ गया है। लेकिन ये कंपेयर आप करेंगे तो ये गलत भी करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि भाई लोग मर रहे हैं, आप पॉलिटिकल स्कोर जो है उसको सेटल करने में आप जुटे हुए हैं। ये आपकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल तो अब फ्लॉप हो गए प्रॉपर, क्योंकि साल भर के बाद आप देखिए, आज से ठीक 1 साल पहले यही बात केजरीवाल कह रहा था कि भाई, अब देखिए बड़ा विचित्र ऐड में देखता हूं, आपने मार्क किया नहीं किया तो इस बार मार्क कर लीजिएगा कि भाई दिल्ली में सारे हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट से भी अच्छे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और लास्ट में ये भी बोल देता है कि हॉस्पिटल कोई मत जाना, कोई हॉस्पिटल मत जाना, अनटिल अनलेस तुम मरने के कगार पर नहीं आ जाओ तब तक हॉस्पिटल मत जाना। भाई कैसा सिस्टम तुमने बनाया? 1 साल पहले यही कह रहे थे भाई ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है। वो तो अमित शाह ने बहुत बड़ा एक कोविड सेंटर खोल दिया जहां पे सारे लोग अपना आइसोलेशन में उसका इस्तेमाल कर पा रहे थे। अदरवाइज इनके भरोसे रहते तो दिल्ली को तो पहले ही लोगों ने खराब कर दिया होता। तो ये राजनीति बंद होनी चाहिए। हम अब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए हैं, और मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहूंगा कि अपनी जान अपने हाथों में है। हमने ले लिया वैक्सीन, आप भी लें। इन राजनीतिज्ञों के चक्कर में रहेंगे आप अपने लोगों को खो देंगे। ये भरोसे के लायक लोग नहीं हैं, कोई भी नहीं है। ये सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता को बेवकूफ बनाने की रणनीति पे काम करते हैं। जी। अब खबर बंगाल से। 10 अप्रैल को चौथे चरण के चुनाव के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा के नए वीडियो ने ममता एंड गैंग की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि टीएमसी के गुंडे लाठी डंडों के साथ पोलिंग बूथ पर हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इसलिए बेहद खास है कि ममता ने उस दिन की हिंसा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों और मोदी शाह को जिम्मेदार ठहराया था और उस आग पर जमकर सियासी रोटी सेकने की कोशिश की थी। लेकिन इस वीडियो ने सारी सच्चाई सामने ला दी। डॉक्टर साहब, ममता का गेम प्लान तो अब सबके सामने आ गया है, तो अब ममता क्या करेंगी? देखिए, ये 11 मिनट का वीडियो, ये रिपब्लिक टीवी का एक्सक्लूसिव है, और वो जो वीडियो आया उस वीडियो से बिल्कुल साफ साफ पता चल जा रहा है कि वहां आखिर हुआ क्या। वो दरअसल भीड़ वहां पे जमा हुई। वीडियो थोड़ा दूर से है लेकिन बाकी एम्बियंस और सारी चीज़ों से वो समझ में आ रहा है। ये सारे लोग आर्म्ड थे, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में तमंचा था, किसी के हाथ में तलवार थी। ये सारे लोग वहाँ पे आए थे किस चीज़ के लिए? बूथ को लूटने। जब ये भीड़ आई तो उस वीडियो में साफ साफ मालूम चल रहा है कि वहाँ पे जो मौजूद सीआरपीएफ के लोग थे, इन लोगों ने रीइंफोर्समेंट मंगवाया। तो पुलिस की गाड़ी भी आती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी आती है तो वहां बंगाल की पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी हुई होती है। और पुलिस को देखने के बाद कि पुलिस वाले आ गए हैं
तृणमूल के गुंडों ने और उत्पात मचाना चालू कर दिया। अब ये लोग घुसने की कोशिश तो किए ही किए, जो सीआईएसएफ के जो जवान थे उनसे बंदूकें छीनने की भी कोशिश की, और उसके बाद ये गोली इन लोगों ने उसको कंट्रोल करने में गोलियां चलाई। तो ये कहना कि भाई मार दिया गया, ये लोग इनोसेंट थे, ये तृणमूल के गुंडे थे। एफआईआर तो ममता बनर्जी के ऊपर लॉन्च करना चाहिए कि जो मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी और टीएमसी है। क्योंकि हमने वहां के स्थानीय एक स्ट्रिंगर से मैंने बातचीत की, मैंने कहा कि उनसे मैंने पूछा कि भाई ये लोग को डर नहीं लगता कि सीआरपीएफ आई हुई है, वहां पे इस तरह का चीज है, फिर भी ये हथियार लेकर के कैसे वो सीआरपीएफ के सामने जा सकते हैं? हाथ में डंडे लेकर के आप किस तरीके से रोड पे खड़े हो सकते हैं, और सेंट्रल फोर्सेस वहां पे मौजूद है। तो वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि बंगाल के अंदर में टीएमसी ने ये कह दिया है अपने पार्टी वर्कर्स को कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई गोली नहीं चलाएगा, गोली चल गई तब तो चुनाव ही हम लोग जीत जाएंगे, और जो करना है आप नॉर्मल करो, जैसे बंगाल पुलिस के सामने करते हो वैसे करो, सेंट्रल फोर्सेस से डरने की जरूरत नहीं है। और ये मनोदशा कि भाई वो गोली नहीं चलेगा, वो होंगे अपना जो बंदूक लेकर के गोली कैसे चला देगा। और इसलिए उस वीडियो में जो एम्बियंस है, जो बंगाली में ये लोग बोलते हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें वो साफ साफ सुनाई दे रहा है कि ये लोग आश्चर्यचकित है कि गोली चला दिया, कैसे चला दिया गोली, ये इस तरह की बातें। तो ये टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं को मरने और मारने के लिए सड़क पे उतार चुकी है, तो इसकी जिम्मेदारी उस पार्टी के लीडर की होनी चाहिए कि आपकी वजह से, आपके आह्वान पे ये लोग इस तरह का उत्पात मचा रहे हैं, और रिएक्शन में जब गोली लग रही है तो आप फिर उस पर नाटक कर रहे हैं। जी, आखिरी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में अब गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। वहां की सड़कों पर बीते कई दिनों से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी जंग में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। इस हिंसा का असर अब दुनिया भर पर दिखने लगा है। फ्रांस ने पाकिस्तान में रह रहे अपने लोगों और कंपनियों को जल्द से जल्द वहां से निकलने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल ये मामला पिछले कई महीनों से चल रहा है। फ्रांस की एक पत्रिका में छपे पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर विवाद शुरू हुआ था और अब वो इस अंजाम तक पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब, इस पाकिस्तान के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये पाकिस्तान नहीं, ये तो ये समझिए कि साउथ एशिया में इस तरह की घटना घट रही है जी। और जिस विचारधारा, जिस कट्टरता का एग्जाम्पल पाकिस्तान में सेट किया जा रहा है, ये कल हिंदुस्तान में भी हो सकता है। क्योंकि ये मसला पाकिस्तान का है ही नहीं, ये मसला तो फ्रांस के अंदर, वहाँ मैक्रों ने डिफेंड कर दिया कि जो चार्ली हेब्दो ने जो कार्टून छापा था वो सही, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। एक स्कूल टीचर ने अपने क्लास में उसको दिखा करके जो भी किया, गलत सही, वो वहां का कानून उसको डील करेगा। अमेरिका में क्या होता है वो हिंदुस्तान के अंदर के कानून के हिसाब से तो उसको हम जज नहीं कर सकते। आप अगर जिस भी देश में आप रहते हैं, वहां का अगर कानून टूट रहा है तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम जो है उसके जरिए दोषी और निर्दोष तय होंगे। लेकिन ये घटना घटी कहां? फ्रांस में। प्रोटेस्ट कहां हो रहा है? पाकिस्तान में। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये यहां का प्रॉब्लम है। अब ये पाकिस्तान में भी हो सकता है, तो ये दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में भी होगा, ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है। तो ये एक वैचारिक समस्या है। अब वहां क्या हो रहा है? वहां पे एक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है ना, टीएलपी, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अब तक इमरान खान को यहां तक जो पहुंचाने वाले लोग जो थे, ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो बड़े बड़े आंदोलन होते थे, ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान किया करता था। ये एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और जो क्रेन होता है वो क्रेन इसका सिंबल है। और ये लोग, जब ये घटना घटी तो इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि चूंकि ये काम फ्रांस में हुआ है तो फ्रांस के एम्बेसी को यहां पे
बंद कर दिया जाए और इसके हाई कमिश्नर को वापस भेजा जाए। अब देखिए, बुद्धि तो मारी गई है। फ्रांस जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। फ्रांस जो है एक सुपर पावर के कैटेगरी को वो जो कहते हैं कि सुपर 5 क्लब का वो सदस्य है, और आप उसके साथ इस तरह का डिमांड कर रहे हैं, लोगों को सड़क पर लेकर के आ रहे हैं, और इमरान खान की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो उसके खिलाफ एक शब्द बोले। वो डिस्क्रेडिटेड जो मंत्री हैं उनके जरिए बयानबाजी हो रही है, तो वहां पे इस पार्टी को बैन किया गया। तो जैसे ही बैन हुआ तो सड़क पे जो है वो उत्पात मच रहा है। 12 लोगों की मौत हो गई है, 400 से 500 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और ये अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये कोई डिमांड, ये तो किसान आंदोलन की तरह नहीं है ना कि भाई ब्लैक लॉ को वापस करो। ये तो जहनीत का प्रॉब्लम है। अब ये चाहते हैं कि भाई फ्रांस जो है वहां से चला जाए, तो फ्रांस जाएगा क्यों? इतना ज़्यादा पब्लिक आउटरीच वहां पर नजर आ रहा है। तो फ्रांस ने खुद कह दिया कि भाई अपने सारे अधिकारियों को, कंपनी वालों को, जितने भी फ्रेंच नेशनल्स पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, सबको कहा है वापस आ जाओ। तो ये कहानी है, शर्मनाक है। और पाकिस्तान में जो उम्मीद जो पाकिस्तान को लेकर हम लोग करते हैं, ठीक उसी ढर्रे पे ये हो रहा है। दिस इज व्हाट दे डिजर्व। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।